सभी मित्रों को नमस्कार। जावेद सिद्दीकी जी पर यह पांचवी कड़ी है और इसमें आज हमारे साथ हमारे देश के एक महत्वपूर्ण फिल्म और रंगमंच के डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और रंगमंच की दुनिया के जाने पहचाने नाम सलीम आरिफ जी उपस्थित है। आप सभी की ओर से सलीम जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सलीम जी का। नमस्कार। थैंक यू, मित्रों धन्यवाद जी। मित्रों सलीम आरिफ आप जानते हैं कि एक ऐसे नाम हैं जिनका जुड़ाव कई शख्सियतों के साथ है। जब हम शमा जैदी पर एकाग्र करते हैं तब भी सलीम जी को हम तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनसे भी इनका गहरा संबंध है। जब हम श्याम बेनेगल जी पर एकाग्र करते हैं तब भी हम इन्हें याद करते हैं और ये सहज ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि श्याम बेनेगल जी के साथ और उनके कार्यों के साथ भी सलीम आरिफ जी का एक गहरा संबंध है। ऐसे ही जावेद सिद्दीकी जी पर जब यह एकाग्र हो रहा है तब भी सलीम आरिफ जी को आना है, क्योंकि दोनों ही रंगमंच और फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा एक परिचय और है जिसका भी यहां उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि सलीम आरिफ जावेद सिद्दीकी जी के दामाद भी हैं, उनकी बड़ी बेटी के शौहर। तो आज यह चर्चा मित्रों एक रंगकर्मी दूसरे रंगकर्मी के ऊपर करेगा, एक फिल्मकार दूसरे फिल्मकार के ऊपर करेगा और एक दामाद अपने ससुर पर भी कुछ बातचीत करेगा। कुछ पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो संवेदनाएं हैं, जिनके लिए और हमारे ये दोनों कलाकार, ये दोनों फनकार जाने जाते हैं, ऐसे मानवीय संबंधों की को भली भांति चित्रित करने के लिए, तो आज कुछ उसकी भी बातचीत होगी। सलीम जी, आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं, तो सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं। और पहला सवाल यही कि जावेद सिद्दीकी जी के साथ आपकी पहली भेंट कब और कहां हुई और यह किस तरह की इसकी पृष्ठभूमि रही? सलीम जी। जावेद साहब से मेरी पहली मुलाकात कुछ 30-35 साल पहले हुई थी, जब मैं नया नया बम्बई पहुंचा था। तो उनसे मुलाकात हुई और वो उस वक्त काफी व्यस्त थे, बागी लिख रहे थे, और उससे पहले उनकी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी, जिसमें चक्र, उमराव जान, वो सारी फिल्में जो मुझे पसंद थी, उसमें से बहुत सारी जावेद साहब ने लिखी थी। और जावेद साहब का एक और रेफरेंस था, हमारे रिश्ते में मामंग होते थे अबरार अलवी साहब। जावेद साहब उनके साथ भी काम कर चुके थे, अबरार अलवी साहब के साथ भी। तो एक रिश्ता वैसा भी था। और मुलाकात हुई और मैं उनसे उनके प्लेस में देख चुका था, उनके प्लेस पर चर्चा हुई, थोड़ा सा फिल्मों के बारे में चर्चा हुई, उनके लेखन को लेकर थोड़ी चर्चा हुई। और इस तरह हमारी उनकी मुलाकात शुरू हुई। और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि हम काम कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में। वो राइटिंग कर रहे थे, मैं श्याम बेनेगल साहब के साथ डिजाइनिंग में व्यस्त था, भारत एक खोज में, और उसके बाद मिर्जा गालिब में और दूसरे प्रोग्राम्स में। और उसी बीच हमारी शादी तय हुई, और ये अरेंज्ड मैरिज। मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने लुबना को देखा, जावेद साहब वगैरह से मिले, और बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से रिश्ता आया और गया। और फिर वो एक एक फॉर्मल हमारी शादी हुई, जिसमें बाकायदा बारात आई थी और एक रिसेप्शन सा हुआ था। रिसेप्शन हुआ था बम्बई में भी और एक लखनऊ में भी। तो एक बाकायदा जैसे होता था पहले, एक दो खानदानों के बीच एक रिश्ता बनता है, उस तरह का रिश्ता हुआ। और उसके अलावा काम का भी बहुत सारा सिलसिला, क्योंकि वो भारत एक खोज के एपिसोड्स भी जावेद साहब ने लिखे थे कुछ। और उसके अलावा फिर उनके साथ चर्चा होती थी अक्सर बहुत से मुद्दों पर, नाटकों को लेकर, राइटर्स को लेकर, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को लेकर, फिल्म के स्क्रिप्ट्स को लेकर। और सांस्कृतिक रूप से एक तरह कहना चाहिए कि जावेद साहब का घर और मेरा घर ऑलमोस्ट एक से बैकग्राउंड है हम लोगों के, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से। उनका ताल्लुक भी उत्तर प्रदेश के रामपुर से रहा है, और मैं लखनऊ में पला बड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी में मेरा मेरा ख्याल है पिछले 10-12 जनरेशन से मेरा खानदान वहाँ पर कायम है, उत्तर प्रदेश में।
घाटमपुर नाम की एक जगह है कानपुर के पास, जहाँ हमारी पुरानी जमींदारी है और दूसरी दूसरी चीजें भी वहां पर हैं, घर हैं, मकान है, वो सारी चीजें हैं। और उसमें जो माहौल मैंने बचपन में देखा था, वो जावेद साहब की पूरी शख्सियत में मुझे नजर आता था। और वो उसी तरह का एक कल्चरल कॉमन ग्राउंड था हम लोगों की फैमिलीज में भी, और उस वजह से शायद मेरे माता पिता को ये बात अच्छी लगी कि इस बहाने एक रिश्ता हो सकता है। और पहली बात तो यही कि उनके लेखन का जहाँ तक संबंध है, जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हमारे घर की भाषा है। और वो भाषा ऐसी है कि आप देवनागरी में लिखें तो हिंदी कहलाएगी, और पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखें तो उर्दू कहलाएगी। लेकिन वो खड़ी बोली का बड़ा खूबसूरत रूप है। यानी हिंदी की जो एक सेंट्रल यूपी उत्तर प्रदेश के मेन गंगा जमुना बेल्ट की जो जबान है, उसका बड़ा अच्छा सुथरा रिफाइंड रूप है। और उनकी वो भाषा ही मुझे बहुत अच्छी लगती रही है, फिल्मों में भी और ड्रामों में भी। अब अगर आप फिल्म के हवाले से देखें तो इतनी वैरायटी में राइटिंग बहुत कम राइटर्स ने की होगी जितनी जावेद सिद्दीकी साहब ने की है। यानी सत्यजीत रे की फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, उसके संवाद उर्दू वाले, फिर उसके साथ चक्र जैसी फिल्म है जिसका पूरा मुंबईया झोपड़पट्टी की कहानी, दरवी जी का नॉवेल है जिस पर वो फिल्म बनी थी। उसके बाद उन्होंने चक्र लिखी, और उसी के बाद उनकी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो एक हिस्टोरिकल लव स्टोरी है, मगर हिस्ट्री से उसका शायद उतना संबंध नहीं है जितना फोकलोर से है, सोहनी महिवाल, जिसकी भाषा बड़ी सुंदर है। और आप उसको, सोनी महिवाल अगर आज भी देखें, जिसमें सनी देओल साहब है, पूनम ढिल्लों है, तो आपको ये लगेगा कि ये कहानी बिल्कुल हमारे देश के मेनलैंड की कहानी। उसमें पंजाब का एक हल्का सा कलर जरूर है, लेकिन उसकी जो भाषा है, वो भाषा अभी कभी आपको ये एहसास नहीं होने देती कि ये चरित्र जो है ये मुस्लिम बैकग्राउंड के पंजाबी हैं, कि ये हिंदुस्तानी रंग के नहीं हैं। और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि इतनी सुग्राह और इतनी एक्सेसिबल है वो भाषा, कि वो बहुत से क्षेत्रों में लोग उसको समझते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और यही वजह है कि उनकी बहुत सारी फिल्में बहुत बड़ी हिट्स हुई हैं, क्योंकि उनकी जो जबान है संवाद की, वो जबान ऐसी है कि वो पूरे देश में समझ में आती है लोगों की। और उसमें बड़ी गहराई से, बड़ी सादा जबान में उनके यहाँ बड़ी गहरी बातें आपको संवादों में मिल जाती हैं। और वो संवाद ऐसे होते हैं कि आपको याद रहते हैं। अब जो हमारी हिंदी सिनेमा के बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो वन लाइनर की तरह इस्तेमाल होते हैं, वो जावेद साहब के कॉइन किए हुए हैं, जिसमें तेरी जात का पैदा मारूं जैसी भी लाइन है, और उसके साथ दिलवाले दुल्हनिया जैसी आज तक याद की जाने वाली लाइनें हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी। या बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे जो बात है, जो ओबामा साहब ने भी डायलॉग बोला था, बड़ा मशहूर डायलॉग है। तो ये भी उनकी एक बड़ी कमाल है कि ऐसी कुछ चीजें उन्होंने कॉइन की हैं जो हमारे पॉपुलर इस्तेमाल में बहुत आराम से लोग करते हैं। और यही वजह है कि भाषा के साथ जो कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण है, वो उनके यहाँ बहुत सुंदर आता है। और चरित्र के साथ गुंदी हुई भाषा होती है, और उस भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है। ये मुझे बहुत अच्छा पहलू लगता है कि जिस तहजीब की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब जिसको आप कह सकते हैं, उस तहजीब को जो जबान बड़ी खूबसूरती से बयान करती है या हम तक लेकर आती है, वो जावेद सिद्दीकी साहब की भाषा है। और वो भाषा ही उनके सिनेमा की बहुत सबसे यादगार पहलू है, क्योंकि वो फिल्में अगर आप देखें जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सोनी महिवाल वगैरह के बाद बागी जैसी फिल्म सलमान खान साहब के साथ, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्म है उनकी। उसके अलावा शाहरुख खान साहब की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें डर, बाजीगर जैसी फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया जैसी फिल्म है, उसके परदेश जैसी फिल्म है, ताल जैसी फिल्म है। अब आप उनके निर्देशकों के अगर नाम देखें तो सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल साहब और उस तरह के फिल्म मेकर्स एक तरफ हैं, और उसके बिल्कुल दूसरी तरफ सुभाष घई साहब हैं, यश चोपड़ा साहब हैं, अब्बास मस्तान साहब हैं।
और उनके अलावा दीपक सरीन जैसे डायरेक्टर्स हैं, और मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसको हम मुख्य धारा की सिनेमा मानते हैं, उसके बहुत तकरीबन सारे बड़े नामों के साथ जावेद साहब की कोई ना कोई फिल्म जरूर है। मनमोहन देसाई साहब के साथ अल्लाह रखा जैसी फिल्म है, तो मुकुल आनंद साहब के साथ फिल्म है। उसके अलावा उनकी पूरी फिल्मोग्राफी अगर आप देखें तो दोनों जो छोर जिसको हम मान सकते हैं हमारे सिनेमा के, एक समानांतर सिनेमा का एक पूरा कक्ष है, और एक मुख्य धारा के सिनेमा का पूरा कक्ष है, और एक बीच का कक्ष है, और उन तीनों में आपको जावेद सिद्दीकी साहब बतौर लेखक नजर आते हैं। जी मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह सिलसिलेवार ढंग से सलीम आरिफ जी जावेद सिद्दीकी जी के बारे में अपनी बातचीत रख रहे हैं। आज एक खास अवसर है और इस कारण से भी हमें कुछ विलंब हुआ और कुछ तकनीकी बाधाएं भी आई, और वह मित्रों खास कारण यह है कि आज जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जावेद सिद्दीकी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सभी की ओर से, हम सभी की ओर से हम जावेद सिद्दीकी जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस अवसर पर मित्रों एक वीडियो फाइल है, मैं कोशिश करता हूं अगर संभव हो तो उस वीडियो फाइल को यहां पर चलाया जाए। मैं एक बार कोशिश करता for Shyam Benegal, and then of course are the stage plays that he is not so non-respected for. तुम्हारी अमृता हमेशा, बेगम जान, कचेल हमें। जी मित्रों, यह छोटी सी वीडियो फाइल अभी आपने देखी, उसी अवसर की जयपुर में महाराणा प्रताप जो अपना सभागार है वहां यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, और जहां जावेद सिद्दीकी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सलीम आरिफ जी स्वयं लंबे समय तक या आज भी रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। अभी वे एनएसडी के ही कैंपस से बात कर रहे हैं, और रंगमंच के साथ इनका ऐसा जुड़ाव है कि जब भी फिल्मों के साथ साथ रंगमंच के लिए कुछ करने की बात आती है तो जावेद सलीम आरिफ जी सहज ही उसके लिए तैयार हो जाते हैं। हम सलीम जी जावेद सिद्दीकी जी के जो रंगकर्मी का पक्ष है, तमाम कई महत्वपूर्ण नाटक उन्होंने लिखे हैं, और यूएनओ में उनकी नाटक का इस तरह से प्रदर्शन किया गया है। वह किसी भारतीय नाटक का पहली बार यूएनओ में प्रदर्शन होना माना जाता है। तो इस तरह की कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हैं जो जावेद सिद्दीकी जी के नाटककार के पास भी हैं। तो उनके इस पहलू पर भी कुछ बातचीत करें सलीम। देखिए, चूंकि वो पहले से 1960s से वो जुड़े रहे हैं थिएटर से, कम उम्र से अपनी मुंबई जब आए थे तब से वो नाटकों के साथ जुड़ाव रहा है उनका, और वो इप्टा जैसी संस्था के लिए उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे। उनके साथ जो उनकी थिएटर एक्टिविटी थी उससे जो वो जुड़े रहे। फिर उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्ट दिनेश ठाकुर साहब के लिए प्लेज किए, लिखे हैं। फिरोज खान साहब के लिए, खासतौर से तुम्हारी अमृता जिसका आपने जिक्र किया, वो उसका पहला जो नरेशन था, जो पहली बार उन्होंने पढ़ा था, वो मेरे ही घर पे पढ़ा था और लेकर आए थे। और उसको उस वक्त मुझे याद है, मैंने वो जब नाटक सुना था, और मैंने लुबना जो मेरी पत्नी है उनसे यही कहा था कि ये जावेद साहब का बहुत बड़ा काम है, लैंडमार्क काम है, और ये उनकी फिल्में तकरीबन एक तरफ और ये नाटक एक तरफ याद किया जाएगा। और यही वजह, वो नाटक आज तक जिसने भी देखा है उसको, और ये वो अकेला नाटक है जो मेरा ख्याल है किसी भी जगह कम से कम 2 या 3 बार हुआ है। ये हिंदुस्तान के नाट्य इतिहास का बिल्कुल विलक्षण एग्जाम्पल है
पूरी दुनिया में देखा गया है ये नाटक, और शायद ही कोई जगह हो जहां ये सिर्फ एक बार गया हो। यानी इस नाटक के बहुत सारे प्रदर्शन यूएस में, इंग्लैंड में, दुबई में, जहां-जहां इस भाषा के बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं, वहां-वहां इसके प्रदर्शन हुए और तकरीबन 20-22 साल तक ये नाटक चला। और इसने अपनी तरह से इतिहास रचा, और ये देश का सबसे बड़ा थिएटर एक्सपोर्ट मैं कह सकता हूँ पूरे विश्व में रहा है भारत की ओर से। और जावेद साहब का स्क्रिप्ट ज़ाहिर है कि उसमें शबाना आज़मी साहिबा और फारूक शेख जैसे अभिनेता थे, फिरोज़ अब्बास खान साहब उसके निर्देशक, और सत्यू साहब ने उसका सेट एक छोटा-सा टेबल चेयर लेकिन बैकड्रॉप में एक पेंटिंग रखी थी। सत्यू साहब जैसी शख्सियत भी उसमें शामिल थे। और जब नाटक होता था तो लोग शुरुआत में, जैसे शबाना आपा कहती हैं, कि लोग शबाना आज़मी और फारूक शेख को देखने जाते थे, और बाहर निकल के वो राइटर की बात करते थे, नाटक के लेखक की बात करते थे। और वो बहुत ही अपने आप में नायाब एक्सपीरियंस रहा। ऐसे ही उनका एक दूसरा नाटक है बेगम जान, जिसको नादिरा बब्बर साहिबा ने बहुत ही कामयाबी के साथ बहुत सालों तक खेला है। और वो नाटक भी उनके लैंडमार्क प्लेज़ में से है, वो बल्कि कुछ जगह प्रिस्क्राइब्ड भी है, उसको पढ़ाया भी जाता है। उसके अलावा फिर उन्होंने एक कमाल का ट्रिब्यूट गुलज़ार साहब ने उनको दिया था अपनी तरह से, और वो ये था कि गुलज़ार साहब की कहानी है, जिस पर फ़िल्म बनाई थी उन्होंने, लिबास। तो वो कहानी थिएटर के एक जोड़े की कहानी है, डायरेक्टर और एक्ट्रेस की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और उनके नाटक करते हुए उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उससे जुड़ी हुई है, और कैसे वो रिलेशनशिप बदल के एक तीसरी रिलेशनशिप उसमें शुरू हो जाती है दोस्त के साथ। तो वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने गुलज़ार साहब से कहा इसका एक प्ले बना दीजिए। और गुलज़ार साहब ने मुझे कहा कि आप जावेद सिद्दीकी साहब से लिखवाइए, मैं देखना चाहता हूँ वो इसको कैसे लिखेंगे। और जावेद सिद्दीकी साहब ने वो एक तरह से हमारी रिक्वेस्ट कबूल की, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाटक लिखा। उसको सिर्फ़ 3 चरित्रों में पूरा नाटक उन्होंने समेट दिया, और पूरी कहानी में आपको कभी एहसास नहीं होता कि कोई चौथा कैरेक्टर मिसिंग है। और वो 3 कैरेक्टर्स की कहानी इतनी खूबसूरती से उन्होंने गूँधी है नाटक के रूप में। और उसके हमने बहुत सारे प्रदर्शन सिंगापुर, दुबई और जहाँ-जहाँ जाके कर सकते थे हमने किए। उसमें किरण करमरकर, हर्ष छाया, लुबना, ये तीनों काम कर रहे थे। फिर ऐसे ही उन्होंने एक हमारे लिए दूसरा नाटक उससे पहले लिखा था, वो था तुम्हारी अमृता का पार्ट 2 सीक्वल, आपकी सोनिया के नाम से। और वो कहानी थी अमृता की बेटी और अमृता के जो प्रेमी कह सकते हैं आप, ज़ुल्फ़िकार साहब, उनके बीच के पत्रों पर आधारित थी। तो जहाँ तुम्हारी अमृता एक प्रेम कथा कह सकते हैं आप, वैसे ही ये नफ़रत से शुरू होती थी कहानी, और नफ़रत से प्रेम में बदलने की कहानी थी। और वो उन्होंने हमारे लिए लिखी, जिसमें सोनाली बेंद्रे थीं, और फारूक शेख साहब दोनों मंच पर थे। और उसको भी हमने बहुत कामयाबी से पूरी जहाँ-जहाँ खेला दुनिया में, बहुत से मुल्कों में गए और हमने उसको किया। उसके अलावा सालगिरह एक उनका बड़ा अच्छा नाटक था, जो अनुपम खेर साहब और उनकी पत्नी किरण खेर जी ने किया था। और उसके भी बहुत ही प्रचलित ना रहा नाटक, उसके भी बहुत सारे शोज़ हुए। फिर उसके बाद हमेशा जो दिनेश ठाकुर साहब और उनकी पत्नी ने किया, प्रीता माथुर ने, वो बहुत चला उनका नाटक। और उसके अलावा वो पहले सत्यू साहब के लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट्स कर चुके थे। बाद में भी किए उन्होंने, रात जैसा एक नाटक लिखा, फिर अंधे चूहे एक उनका प्ले है जो अगाथा क्रिस्टी के प्ले पर आधारित है, माउस ट्रैप पर, वो बड़ा पॉपुलर रहा। तो कुल मिला के उनके 40-50 स्क्रिप्ट्स हैं स्टेज के भी, जो तरह-तरह से खेले गए, जिसमें बहुत से अच्छे वन एक्ट प्लेज़ हैं जो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में बड़े पॉपुलर रहे हैं और उन्होंने लिखे हैं। और उन सब का जो नाटक का जो एक सशक्त पहलू होता है, और वो मुझे लगता है एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट से ज़्यादा मुश्किल होता है एक अच्छा नाटक लिखना। क्योंकि नाटक में बड़ी लिमिटेशन होती है स्पेस की।
यानी वो फिक्स्ड स्पेस का मीडियम है, उसमें स्टेज उसका पहले से डिफाइंड है। यानी 30 बाई 20 फीट का आपको एक स्टेज मिलेगा जिस पर आपको पूरी दुनिया रचनी है, और उस पूरी दुनिया को आपको चरित्रों के थ्रू, उनके संवाद के थ्रू ही आप कहानी कह पाते हैं, उसको अलग से आप कहानी कुछ कहते नहीं। तो उसमें जो राइटर पे प्रेशर होता है, वो राइटर का प्रेशर बहुत बड़ा यूं होता है क्योंकि उसको स्पेस की समस्याएं सॉल्व करनी होती हैं, चरित्रों की समस्याएं सॉल्व करनी होती हैं, कहानी कैसे दर्शक तक पहुंचे वो सोचना होता है, और उसके बीच में एक इंगेजिंग ड्रामा क्रिएट करना होता है। यानी एक ऐसा रूप आपको देना है कि दर्शक बंधा रहे आखिर तक। और जावेद साहब की राइटिंग का कमाल यही है कि जब तक आखिरी लफ्ज बोला नहीं जाता मंच पर, तब तक उनका नाटक कंप्लीट नहीं होता, और वो आखिरी शब्द भी इतना सोचा समझा और पका हुआ आता है कि उस आखिरी शब्द के बिना भी नाटक अधूरा लगता है। तो वो पूरा नाटक आप 1.5 घंटे देखते हैं, लेकिन उसका सारा क्रक्स आपको एंड के 4 लाइन, 5 लाइन, 8 लाइन में आपके समझ में आता है कि बात असली ये थी। और उनका ये जो पक्ष है कि इतना गढ़ा हुआ स्क्रिप्ट लिखना, और उसमें वो शब्दों को लेकर बहुत सजग रहते हैं, तो कैसे शब्द सहज रूप से आ जाए चरित्र के हिसाब से। क्योंकि नाटक की भाषा जो है वो उर्दू या हिंदी नहीं होती है, नाटक की भाषा चरित्र की भाषा होती है, और वो चरित्र की भाषा से जुड़ा हुआ होता है चरित्र का बैकग्राउंड, उसका अपना बैकग्राउंड, उसकी अपनी सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसका अपना सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो वो किस परिप्रेक्ष्य से वो चरित्र आ रहा है, वो भाषा उस चरित्र की भाषा बनती है, और फिर वो भाषा दर्शकों तक पहुंचाती है आपको उस चरित्र को, और उन चरित्रों के थ्रू आपको कहानी कहनी। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा मुश्किल क्राफ्ट है, क्योंकि सिनेमा में एडवांटेज विजुअल मीडियम होने की बहुत बड़ी ये है कि कैमरा आपका 80% काम कर देता है, और जहां तस्वीर बोलना बंद करती है वहां आपको संवाद की आवश्यकता होती है, जबकि थिएटर में उल्टा है, थिएटर में तस्वीरें भी संवाद से बनती है। तो हम दर्शक के जो माइंड है, जो दर्शक का अपनी सोच है, दर्शक की कल्पना शक्ति है, हम शब्दों से उसको उजागर कर रहे होते हैं, और उस कल्पना शक्ति के सहारे हम वो पूरी दुनिया रचते हैं। तो वो शब्द जो दर्शकों में सक्षम रूप से कल्पना जगा सके, उसको चरित्र के हिसाब से लिखना बड़ा मुश्किल काम है। और यही वजह है कि आप देखेंगे अच्छे नाटककार बहुत कम होते हैं। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे नाटककार आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि नाटक में पूरी चीजों को समेटना, और सिर्फ आपके पास आपका एक ही टूल या एक ही औजार या एक ही हथियार है, वो है शब्द, और उस शब्द के सहारे आप पूरी दुनिया रच रहे हैं। तो लेखक के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और चैलेंज भी होता है, और जावेद साहब ने उसको बड़ी खूबसूरती से अपने नाटकों में निभाया है। यही वजह है कि उनके नाटक आज भी खेले जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह सलीम आरिफ जी एक बड़े शब्दकार के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। एक ऐसा वर्सेटाइल लेखक जो फिल्में लिखता है, तो अलग अलग निर्देशकों के साथ फिल्में लिखता है, और वे फिल्में कमाल की होती हैं। हालांकि जिनसे भी बात कीजिए, श्याम बेनेगल जी से बात कीजिए, या जावेद जी से बात कीजिए, या सलीम जी से बातचीत कीजिए, या शबा जैदी जी से कीजिए, तो जिन खांचों की हम बात करते हैं, समानांतर सिनेमा की या कला सिनेमा की, हमारे फिल्मकार लोग इन खांचों में बहुत यकीन नहीं रखते। फिल्म फिल्म है, और यह बात श्याम बाबू भी मानते हैं। ऐसे में सजित रे से लेकर श्याम बेनेगल, मुजफ्फर अली और तमाम कई लोकप्रिय हम कह सकते हैं, या पब्लिक सिनेमा की हम बात कर सकते हैं, उनसे जुड़े फिल्मकारों के साथ भी जावेद सिद्दीकी जी का काम रहा है। रंग कर्म उनका कैसा रहा, कई बाहर की किताबों का भी उन्होंने जो
भारतीयकरण करके उसको नाटकों का रूप दिया, उनमें से कई नाटकों की यहाँ चर्चा भी हुई, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इप्टा की बात हुई, इप्टा में भी वे बड़े संगठन जो इप्टा है उसमें एक शीर्षस्थ पदों पर भी रहे, और मराठी इप्टा के साथ भी वे लगातार सक्रिय रहे, और अपने बच्चों को भी शुरुआत के समय से ही वे इप्टा के नाटकों के बीच उनको ले जाते रहे, और वहां से उन्हें भी कई तरह के जो एक संस्कार हो सकते हैं वे मिले। कोई और ऐसी बात सलीम जी जो आप कहना चाहें? इसके अलावा मित्रों, जावेद सिद्दीकी कहानियां भी लिखते हैं। मुट्ठी भर कहानियां नाम से उनका एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जी। और उससे हाँ, पहले उन जो खाके हैं, खाके मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि रेखांकन पर्सनल स्केचेस है, रेखा चित्र आप कह सकते हैं, वो जो जी, बनाते हैं पर्सनल हैं। स्केच। हाँ, जो जिसको हिंदी में बहुत परंपरा रही है उसकी भी, और जावेद साहब के वो खाके उर्दू में भी छपे हैं और हिंदी में भी छपे हैं। वही खाके सत्यजीत रे पर है, अबरार अलवी साहब पर है, नियाज हैदर साहब पर है, हबीब तनवीर साहब पर है। वो सारे लोग जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और उनको महत्वपूर्ण लगे, कैफी आजमी साहब, इन सब पर उन्होंने खाके लिखे हैं। यानी उनके बारे में एक अपना जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको उन्होंने अपनी तरह से बयान किया है और उनकी एक शख्सियत हमारे सामने पेश की है। वो उनके बड़े अच्छे खाके हैं, और उन खाकों की किताब भी है, वाणी ने छापी है हिंदी में, और उर्दू में उसके मेरा ख्याल है 7 या 8 एडिशन जावेद साहब के खाकों के निकल चुके हैं। और मुट्ठी भर कहानियां, अब खाकों के कवर का स्केच एम एफ हुसैन साहब ने बनाया था, उनके दोस्त थे बहुत। और इसका मुट्ठी भर कहानियों का जो कवर है वो गुलजार साहब ने पेंट किया है, और कवर डिजाइन करके गुलजार साहब ने जावेद साहब को दिया है। वो अभी इंटरनेशनली भी किताब रिलीज हुई थी, उसमें बड़ी अच्छी कहानियां हैं। और वो कहानियां, जावेद साहब का वो रूप है जो शायद फिल्मों में व्यस्त होने की वजह से थोड़ा सा निग्लेक्टेड रहा था उस समय, क्योंकि फिल्में अगर आप एक वक्त में 4 या 5 लिख रहे होते हैं तो आपका पूरा समय उसमें चला जाता है। और खास तौर से वो फिल्में जिसमें बड़ी फिल्मकार खुद शामिल होते हैं, सुभाष घई साहब की फिल्म लिख रहे हैं या यश चोपड़ा साहब की फिल्म लिख रहे हैं, तो वो बहुत वक्त लगाते हैं, वो लोग खुद भी उसमें शामिल रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जावेद साहब ने लिख दिया और उन्होंने, तो वो जो उनके साथ समय बीतता है और उसके साथ जो उनका एक पूरा काम होता है, वो उनमें आप डायरेक्टर की सारी शर्तों को आपको पूरा करना पड़ता है, डायरेक्टर की सारे तकाज़ों को आपको पूरा करना पड़ता है। और उनके खाके भी इसलिए बड़े बहुत छपे हैं पूरी दुनिया में। यानी सत्यजीत रे का खाका उनका जगह-जगह छप चुका है। ऐसे ही नियाज़ हैदर साहब वाला जगह-जगह छप चुका है। उसका किताब का नाम है रोशनदान, और आप में से जो लोग पढ़ना चाहें तो रोशनदान अवेलेबल है उर्दू स्क्रिप्ट में भी और हिंदी स्क्रिप्ट में भी। और वो आप लोग अमेज़न या किसी भी फ्लिपकार्ट से आप मँगा सकते हैं, और उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो एक ऐसी संस्कृति के बारे में भी है जो जावेद साहब ने अपने बचपन में देखी, और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे अननोन कैरेक्टर्स हैं जो उनकी ज़िंदगी में आए लेकिन बहुत महत्व रखते थे। उनको हम और आप उस तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन जब जावेद साहब के कलम से उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी चर्चा करते हैं जावेद साहब, तो वो सब बड़े स्पेशल कैरेक्टर्स बनकर उभरते हैं। और एक अच्छे लेखक की यही पहचान होती है कि वो चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं या सुनते हैं, उसको वो बहुत ख़ास बनाकर आपके सामने पेश करता है। जी। और साथियों, रोशनदान की बात हुई। रोशनदान में एक से बढ़कर एक संस्मरणात्मक जो चित्रण है वह जावेद जी करते हैं। सत्यजीत रे पर भी वो जिस तरह से लिखते हैं, उनके नाक नक्श का जिस तरह से वर्णन होता है, और फिर कैसे वह पहली भेंट होती है एक नवयुवक जावेद सिद्दीकी
पर एक बड़ा फिल्मकार, सत्यजीत रे जैसा फिल्मकार कैसे भरोसा करता है और फिर शमा जैदी जी के साथ मिलकर वे शतरंज के खिलाड़ी पर काम करते हैं और फिर उनको सुनाया जाता है सत्यजीत रे को, जो कि उर्दू नहीं जानते, वो बांग्ला और अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा नहीं जानते। फिर उर्दू के कई सारे विद्वान आते हैं और फिर उन पूरे लिखे हुए टेक्स्ट का एक तरह से पोस्टमार्टम होता है, कोई कमी नहीं निकलती है। ये सारी बातचीत हम उस स्केच में पढ़ सकते हैं। रोशनदान और उसमें तमाम कई और बड़ी शख्सियतों पर वहां रेखांकन है उपलब्ध। शब्दों से हमारा शब्दकार कैसे स्केच बनाता है, कैसे कागज के कैनवस पर शब्दों को उतार कर एक चित्र का रूप देता है, जावेद सिद्दीकी जी का वह जादू हमें बांध लेता है जब हम उन शब्दों से, उन चित्रण से गुजरते हैं। अभी आपने दो बातें कही, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब के एक कवर पर एमएफ हुसैन की पेंटिंग और दूसरी कवर पर गुलजार साहब का काम। तो इन दोनों से जावेद सिद्दीकी जी की किस तरह की दोस्ती रही, इस पर भी कुछ बातचीत करें, क्योंकि आप तो काफी करीब से उन्हें देख रहे हैं, जान रहे हैं। हुसैन साहब तो गाए बगाए जावेद साहब के पास आ जाते थे, और हुसैन साहब जिस तरह की शख्सियत थे, उनके जिसे हम लोग कहते हैं पैर में सनीचर था, तो वो टिकते तो कहीं भी कभी भी हुसैन साहब टहलते हुए जावेद साहब के दफ्तर पहुंच जाते थे और उनसे बात करते थे, कुछ खाते पीते थे, चाय पी और चले गए, कभी बातें की चले गए, कभी बैठे बैठे कुछ ड्राइंग कर दी चले गए। तो उस तरह का उनका एक संबंध था, और जाहिर है कि फिल्म की वजह से, राइटिंग की वजह से हुसैन साहब जावेद साहब की इज्जत भी बहुत करते थे। तो वो एक पहलू। गुलजार साहब का भी यही है कि अब गुलजार साहब, समस्या ये अब हो गई है मुंबई में कि जो भाषा के लेखक उस जनरेशन के हैं जिसके गुलजार साहब हैं, वो भाषा बोलने और समझने वाले लेखक बहुत कम रह गए। और अपनी बात आदमी कहे तो किससे कहे मुंबई में, एक तो वो बात है। दूसरी, जब आप में एक खास तरह से काम को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर जब राय मशवरे में जब आपको लगता है कि सोच समझ बड़ी सुथरी है, तो एक दूसरे से राय भी ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर भी करते हैं। नई नज्म गुलजार साहब, अगर कोई उनको लगती है इस काबिल के शेयर की जाए, तो जिन चंद लोगों के साथ शेयर करते हैं, जावेद सिद्दीकी साहब उनमें से एक। ऐसे जावेद सिद्दीकी साहब अगर कुछ नया लिखते हैं और उनको कुछ ख्याल आता है, तो वो गुलजार साहब से बात कर लेते हैं। तो उनका एक बड़ा अच्छा रिश्ता है जिसमें उन दोनों का काम भी शामिल है, और वो काम बड़ी हेल्दी स्पिरिट में शामिल है। यानी उसमें दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उनके काम की कद्र है। और जाहिर है कि गुलजार साहब को भी जावेद सिद्दीकी साहब की फिल्मोग्राफी पता है, उनके नाटक पता है, और जावेद साहब की जबान, जो जावेद साहब लिखते हैं, उसके बारे में गुलजार साहब को बहुत अच्छी जानकारी है, समझ है। और गुलजार साहब के काम के बारे में कौन नहीं जानता। और जावेद सिद्दीकी साहब भी उसको उसी तरह से उतने हैं एहतराम देते हैं, उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी जिसके वो मुस्तहिक है। और उन दोनों का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और जाहिर उस रिश्ते में बीच में हम और लुबना भी आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे प्लेस गुलजार साहब के भी लिखे हुए किए हैं, जावेद साहब के भी लिखे हुए किए हैं। गुलजार साहब के साथ मैंने बहुत सालों काम किया है, उनके सहायक के रूप में, उनके सहभागी के रूप में, फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ उनकी। तो एक संबंध, उसमें एक व्यक्तिगत सा संबंध भी है, काम का तो है ही, और एक व्यक्तिगत संबंध है, और एक उसके साथ एक पारिवारिक संबंध भी। तो ये संबंध कहीं मिलाकर एक बड़ा खूबसूरत सा खानदान बनाते हैं हम लोगों का मुंबई में, जिसमें जावेद साहब के साथ शमा जैदी साहिबा का खानदान है, सत्तू साहब हैं, शैली सत्थू हैं, सीमा है, और उसके अलावा गुलजार साहब का कुनबा खानदान, जिसमें मेघना है, गुलजार साहब हैं, ये हमारे खानदान का हिस्सा है। ऐसे ही कैफी साहब की फैमिली, जिसमें शबाना आपा हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, बाबा आजमी साहब हैं,
तन्वी साहिबा हैं। ये सब वो लोग हैं जिनसे हम लोग की मुलाकातें होती रहती हैं और हमारे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं, और एक तरह का ज़ाती रिश्ता भी है और काम का रिश्ता भी है। तो ये 4-5 8 ऐसे, जैसे नादिरा बब्बर साहिबा, राज बब्बर साहिबा, वो भी हम लोगों के खानदान का ही हिस्सा एक तरह से कह सकते हैं आप। तो ये एक छोटा-मोटा कलाकारों का कुनबा आप कह सकते हैं है, जिसमें बहुत सारे गुणी लोग हैं इत्तेफ़ाक से, और वो सब काम के अलावा भी मुलाकातें होती हैं, बात होती है। फ़िरोज़ अब्बास साहब हैं, वो भी हमारी फ़ैमिली जैसे ही हैं। तो ये सारे लोग मिलकर हम लोग जब बात करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, काम पर चर्चा होती है, तो उसका बड़ा मज़ा आता है, और मज़ा इसलिए आता है कि हम लोग एक मुंबई जैसे शहर में बैठकर पूरी दुनिया की बातें कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए लोगों के साथ बातें करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और जावेद साहब की जहाँ तक मेरे ससुर होने का ताल्लुक है, वो बड़ा प्लेज़ेंट इंसिडेंटल एक्सपीरियंस यूँ कह सकते हैं आप कि वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लुब्ना की माताजी हैं, वो मेरे साथ काम भी कर रही थीं, और वो वैसे भी मुझे बेटे की तरह ही रखती थी तब भी, फरीदा सिद्दीकी साहिबा। तो वो हमारे साथ, फिर उनका एक छोटा-मोटा जो सर्कल है, तो कुल मिलाकर एक 40-50 लोगों का एक सर्कल बन जाता है, जिसमें बहुत से कला से जुड़े हुए लोग भी हैं और तरह-तरह की कलाओं से जुड़े हुए लोग। तैयब मेहता साहब बड़े दोस्त थे जावेद साहब, उनका परिवार भी हमारे परिवार जैसे ही या अशोक बिंदल साहब हैं, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, वो भी हमारे उस लार्जर फैमिली सर्कल का हिस्सा हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो हम लोग एक-दूसरे को मौके याद करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं और काम भी करते हैं। और जावेद साहब ज़ाहिर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। और एक दो और ऐसे विषय हैं जिस पर जी, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी, मुट्ठी भर कहानियां, जो उनका जी, कहानीकार का पक्ष है, वह जी, भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। वे जी, कहानियों में बोलियों पर जिस तरह से मेहनत करते हैं, या मनोविज्ञान को जिस तरह से उभार कर लाते हैं। कई ऐसे चरित्र हैं, स्त्री चरित्र हैं, मसलन हल्लो दीवानी कहानी की बात कीजिए, या और ऐसी कई कहानियां हैं, माटी कहे कुम्हार से की बात कीजिए। तो वे चरित्रों पर जिन बारीकियों में जाते हैं, वह हम जी, देखते हैं कि कैसे उनके जो पाठक गण हैं उसको बांध लेते हैं। यह जी, बात उनके पर्सनल स्केच रेखांकन की बात अगर हम करें, रोशनदान की बात करें, वहां भी लागू है। यह बात उनकी कहानियों पर भी लागू है। तो अभी इस वक्त कुछ अगर उनकी कहानियां याद आ रही हो, कोई ऐसी जी। कहानी, ये एक या ऑफ दो। मुझे इमीडिएट कोई ऐसी माटी का एक कुम्हार की बड़ी खूबसूरत कहानी है। उसका पूरा जो एक पक्ष है, जिस तरह से जिस माहौल की उन्होंने चर्चा की है उसमें, जिसको उन्होंने ज़ाहिर है देखा है, खुद फर्स्ट हैंड देखा है, उसमें एक चरित्र का होना, या उनका एक और एकांकी था बड़ा खूबसूरत, एक माइग्रेंट वर्कर की बीवी की चिट्ठियाँ आती हैं गाँव से, और वो मुंबई में एक दूसरी औरत के साथ रह रहा है। उस तरह की एक उनकी और भी स्क्रिप्ट थी। तो कहानियों में बात जो समझने की है, जो मैंने पहले आपसे कहा कि वो ऐसे शब्दों के धनी तो हैं ही, मगर शब्दों के प्रति जो वो सजग हैं, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनकी सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि वो शब्द के महत्व को समझते हैं, और कोई भी शब्द ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हो जाता। हर हर चीज़ को कहने के लिए उनके पास 5 या 6 शब्द होते हैं, उसमें से वो एक चुनते हैं। तो उनके चुनाव के जो कारण हैं, वो बड़े सतर्क हैं, और उस उन शब्दों के चुनाव से ही वो पूरी खूबसूरत रचनाएँ हम तक आती हैं, चाहे वो खाके हों, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो नाटक के संवाद हों या फ़िल्म के संवाद हों। तो लेखन, ज़ाहिर है लेखक तो जुड़ा है शब्द से, और आप क्या करते हैं, आप जैसा मैंने पहले कहा, उसकी ख़ासियत यही है कि
जो चीजें हम आसपास से रोज गुजरते हुए देख के अनदेखा करते हुए चले जाते हैं, उसको वो कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि हमको बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। हमको उसमें एक नई सुंदरता नजर आने लगती है। हमको उसमें एक नई बात समझ में आने लगती है। हमको लगता है हमने इस तरह तो सोचा ही नहीं था जिस तरह दिखाया है इन्होंने या जिस तरह बयान किया है। तो उसमें उनके रचनाकार का कमाल है ये कि वो शब्दों को इस तरह से इस्तेमाल करके आपके सामने एक नई दुनिया खड़ी कर देते हैं, जो जानी पहचानी दुनिया की तो होती है, लेकिन उसी दुनिया में कुछ नई बातें आप तक पहुंचती हैं। जी। और जी। हाँ, एक चीज मैं और इसी संदर्भ में कहूंगा। कल जेवा जी से बात हो रही थी, जो उनकी दूसरी बेटी हैं। कुछ बातचीत कई बार हम करते हैं तो कुछ चीजें रह जाती हैं। आज सुबह उनसे दोबारा बात हो रही थी मेरी, और आज उनका जन्मदिन भी है। इस अवसर पर हम उन्हें भी बधाई देते हैं, जेवा अग्रवाल जी को। और देखिए कि बेटी के जन्मदिन पर पिता भी सम्मानित हो रहा है, तो यह तो एक दूसरा एक बहुत सुंदर। सुखद संयोग है। और दो दो पार्टी बनती है जावेद जी की ओर से। एक पिता के रूप में भी और एक अपने एक शख्सियत के रूप में भी। तो आज जेवा जी सलीम जी यह कह रही थी, जी। डीडीएलजे फिल्म हम जानते हैं कि जावेद साहब का लेखक इस फिल्म से भी जुड़ा हुआ है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अभी आपने बात भी की उनके किरदारों की। तो जेवा जी भी जब पढ़ रही थी, तब जावेद जी ने ये उनसे यह कहा कि तुम अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखकर मुझे दो। उन्होंने नाम लिख कर दिए। वो इस फिराक में थे कि कोई ऐसा नाम मिले जिससे जिस नाम से धर्म का पता न चले, वह किस धर्म का है, किस जाति का है, इसका बोध न हो। बहरहाल उन्होंने कई सारे नाम दिए, और लेकिन ये नाम जावेद सिद्दीकी जी को अपने मतलब के नहीं लगे। ये डीडीएल जी के लेखक कितनी बारीकियों में सोच रहा है, या जावेद साहब कितनी बारीकियों में सोच रहे हैं, इसका उदाहरण है। बाद में मुझे बता रही थी जेबा जी, उन्होंने कभी पूछा कि आपको जो नाम कुछ कह रहे थे क्या हुआ उसका, तब उन्होंने पूरी बात का खुलासा किया सलीम जी कि मैंने वह नाम रखा है सिमरन। और वह नाम, और जिस आपने भी उसके जुमले कहे उस फिल्म के, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी ऐसी बातें होती रहती हैं, और तमाम कई ऐसे जुमले उनकी फिल्मों के हैं। तो यह जो सिमरन नाम है, तो नाम पर भी एक लेखक कितनी मेहनत करता है, इसका हम देख सकते हैं इस घटना का एक उदाहरण। होता है एक जावेद साहब के लेखन में कुछ भी अनायास नहीं होता। उस सब के पीछे एक सोच होती है, एक दृष्टिकोण होता है। जैसे उनका ये कि धर्म ना प्रोमिनेंट हो। तो अब ये मैं सोनी महिवाल की कहानी जो है, सोनी महिवाल है तो पंजाबी मुस्लिम बैकग्राउंड की कहानी, लेकिन आप फिल्म देखिए आपको कभी एहसास नहीं होता कि आप कोई मुस्लिम फिल्म देख रहे हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि ना तो भाषा ऐसी है, ना उन्होंने उसको उस तरह से बरता है। तो वो, और वो उनका अपना जीवन में विश्वास भी वही है। धर्म को नितांत व्यक्तिगत चीज मानते हैं, उसका कोई सार्वजनिक रूप उनके लिए उस तरह से नहीं है जैसे दूसरे लोगों के लिए होता है। तो वो उनका अपना नजरिया है, और वो नजरिया उनके लेखन में भी है। और जाहिर है कि वो जिस तहजीब में पले बड़े हैं उनमें कभी, जिसमें मैं पला बड़ा हूँ लखनऊ में, तो मुझे अपने धर्म का एहसास कभी लखनऊ में पलने बढ़ने में हुआ नहीं। मैं किसी भी घर में किसी भी दोस्त के घर जाके बैठता था, खाता था, उतना ही वेलकम था जितने वो दोस्त मेरे घर में थे। अब वो कोई सरदार भी थे उसमें, सिख दोस्त भी थे उसमें, हिंदू कायस्थ दोस्त भी थे, और शर्मा दोस्त भी थे। तो हमें कभी ये शर्मा और उसमें उस वक्त कोई एहसास ही नहीं होता था कि ये धर्म उस तरह से है। और ये उस संस्कृति का हिस्सा है। जी। ये उसकी सुंदरता है कि जहाँ हम एक मिली-जुली तहजीब में पल बढ़ रहे हैं। और जावेद साहब के लेखन में वो बात अ, बड़े अनायास आती है, और उनके अपने विश्वास के साथ आती है।
और वही जो तहजीब की जो भाषा है, जिसमें आपका वो भाषा जिसमें आपका धर्म न समझ में आए या धर्म से आश्रित न लगे वो भाषा, तो वो भाषा का लेख लिखना वो वही कर सकता है जिसका अपना विश्वास उस तरह की जीवन शैली में हो। साथियों, हम लोग अब क्रमशः इस बातचीत के उत्तरार्ध में आ गए हैं और अच्छी बातचीत रही। एक चीज और जो मैं बतौर फिल्मकार उनमें देखता हूं और उनसे जब बातचीत होती है और कई इंटरव्यूज हम उनके सुन सकते हैं जो उपलब्ध है इंटरनेट पर, वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं सलीम जी कि फिल्म की अपनी कोई भाषा नहीं है और लेखक कोई फिल्म लिखता है तो किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखे। वह हर फिल्म में पहले जैसी ही चुनौती को लाते हुए अपनी कलम उठाए और यह भी कि उन्होंने जावेद सिद्दीकी जी ने और शमा जैदी जी ने और तमाम ऐसे जो उनके साथ जुड़े हुए और अन्य लेखक गण हैं फिल्मों के, वे यह कोशिश करते हैं कि फिल्मों में जो अलग अलग किरदार हैं, जो उनकी बोलियां हैं, जो उनकी अंदर की जो स्थानिकता है, जो लोकल एसेंस है, उस पर जोर दिया जाए। तो एक फिल्म के भीतर भाषाई आधार पर एक वैविध्य का बड़ा वितान भी जावेद सिद्दीकी जी का लेखक रचता है। होता यही है जावेद साहब, जो बात आपसे कह रहे हैं वो सही इसलिए है कि चरित्र अपनी भाषा खुद लेकर आता है और कहानी का जहां भी जुड़ाव होता है, सेटिंग है, तो चक्र के चरित्रों की भाषा अलग है, उमराव जान के चरित्रों की भाषा अलग है, दिलवाले दुल्हनिया के चरित्रों की भाषा अलग है, दिल मांगे मोर के चरित्रों की भाषा अलग है, और उसी के साथ डर और बाजीगर की भाषा उनके चरित्रों की है। तो उसमें जिस बैकग्राउंड, जिस परिप्रेक्ष्य में वो कहानी कही जा रही है, उसके आधार पर वो दुनिया रचते हैं और उसमें कितनी डिटेल कहाँ पर आएगी उसको अपने हिसाब से तय करके पूरी एक रचना आपके सामने पेश करते हैं। तो फिल्म के संवाद की जो भाषा है वो अंततः चरित्र की भाषा ही होनी चाहिए। संवाद की अपनी कोई भाषा आप अगर कहना चाहें तो ये जरूर है कि हिंदुस्तानी बोली है या हिंदी बोली है या उर्दू बोली है, अब आप उसके बारीकियों में जाना चाहें तो आप जाएं, लेकिन अंततः वो सिमरन और राज की भाषा होगी या वो किसी और दूसरे चरित्र की भाषा होगी। तो अल्लाह रखा की भाषा अलग होगी और सिमरन की भाषा अलग होगी, वैसे ही उमराव जान में उमराव जान की भाषा अलग होगी और जो उनके साथ जुल्फिकार हैं और दूसरे चरित्र हैं उनकी भाषा अलग होगी। तो वो भाषा अपने साथ एक पूरी संस्कृति लेकर आती, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, और वो संस्कृति उस व्यक्ति और उसके परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है। तो भाषा को हम लोग सिर्फ संप्रेषण का माध्यम मानते हैं, लेकिन संप्रेषण उसका एक अंश है। उसमें शब्दों का चुनाव कहीं ना कहीं चरित्र को संप्रेषित करता है जी। और वो चरित्र का संप्रेषण उस पूरे परिप्रेक्ष्य को संप्रेषित करता है। तो वो भाषा सुनने में बड़ी आम फहम आसान लगती हो, लेकिन उसके पीछे अपना एक इतिहास होता है। जी, और लेखक जो है उसके लिए भाषाओं के इन वैविध्य को लाना आसान नहीं है, मगर जी चुनौतियों को स्वीकारता है एक बड़ा लेखक। जावेद सिद्दीकी भी यही करते हैं। और चलते चलते हम पुनः रंगमंच पर आते हैं सलीम जी, क्योंकि आप तो आजकल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगकर्म के बीच ही लगभग मुझे लगता है कि एक आध महीने होने को आए, आप डूबे हुए हैं। जी बात यह कर रहा हूं कि जी जावेद सिद्दीकी का जो नाटककार है वह जी इसको भी सोचता है। कल भी मैं बात रख रहा था कि नाटक में कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने लोग होंगे, इस पर भी उनका ध्यान रहता है। वह इसलिए
कि प्रॉपर्टी कम हो, अभिनेता और अभिनेत्रियों की संख्या कम हो, ताकि नाटक को हम मूवेबल बना सकें। जी, और वो आज के दौर में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अब हम नाटक खेलने कहीं भी जाते हैं और उसमें अक्सर ये होता है कि अब सारा सामान आप अगर हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो पोर्टेबल थिएटर कैसे हो सकता है, उसकी पोर्टेबिलिटी जो है, जो आपने अभी यही कहा कि उसको सुचारू रूप से जगह-जगह खेला जा सके। इस तरह तो उसमें सारा दबाव उनके लेखन पर ही आता है। क्योंकि अगर सेट और प्रॉपर्टी कम है तो ज़ाहिर है शब्दों पर ज़ोर चरित्र पर ज़्यादा है, शब्दों पर ज़्यादा है। वो शब्दों से एक ऐसी दुनिया रच रहे हैं जो आपको जिसमें सेट की बहुत ज़रूरत ना महसूस हो, जिसमें आपके लिए लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट ना हो। होती सब कहानी में इम्पोर्टेंट हर चीज़ है, लेकिन शब्द उसको कुछ इस तरह से समेट लेते हैं कि आपको सीन शुरू होने के 3 मिनट में पता चल जाता है आप कहाँ हैं। मैं एक प्ले करता हूँ हमसफर, वो 7 दृश्य हैं उसमें। उसमें आज तक कॉमन सेट्स ऐसा है, एक बैकड्रॉप है और 2 कुर्सी, 1 मेज़ है, वो अलग-अलग पोज़ीशन पे रखी जाती है कुर्सी में। लेकिन आज तक पूरा नाटक हो जाता है, किसी ने आके ये नहीं कहा मुझे समझ में नहीं आया ये चरित्र थे कहाँ? क्योंकि उन्होंने जी, लेखन में उसको इतनी खूबसूरती से बता दिया ये अस्पताल के आईसीयू के सामने की जगह है। एक सीन में बता दिया ये घर में पार्टी के बाद का दृश्य है। एक सीन में ये समझ में आ जाता है कि बच्ची के स्कूल का फंक्शन चल रहा है। तो ये उनके लेखन का कमाल है कि सीन शुरू होने के 3 मिनट के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे सहारे वो पूरा सीन आगे बढ़ता है। जी, और वो ज़ाहिर है कि उनका लेखक उसको समेटता है अपनी तरह से और उनके लेखक पर ज़ोर ज़्यादा होता है क्योंकि कोई भी चीज़ कम होगी तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अभिनेता और अभिनय और लेखन से ही अभिनय जुड़ा हुआ है। लेखन से बाहर की कोई चीज़ अभिनय है नहीं। तो जो लेखन में है वही चरित्र बनेगा। तो घूम फिर जी, कर बात वहीं आके ठहरती है कि जो आलेख है, वो आलेख ही इतना सुदृढ़ होता है कि उस पर आपका एक बड़ा व्यापक सा चरित्र चित्रण होकर एक पूरी कहानी आप तक आती जी। एक बात और जिसे कहकर हम लोग इस बातचीत को विराम देंगे और एक दो चित्रों पर बातचीत करेंगे, है। जी, वह यह कि जावेद साहब या कोई भी लेखक इस बात को मानता है गहराई से कि जैसे फिल्मों का लेखन है, आपने एक बार लिख दिया, फिल्म रिलीज हो गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, आप देख रहे हैं। मगर नाटक में हर बार, कई बार अभिनेता और अभिनेत्री की ओर से, कई बार ऑडियंस की ओर से, कई बार किसी समीक्षक की ओर से कोई ऐसी बात आती है कि उसकी अगली प्रस्तुति में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने हो, संशोधन करने हो, परिमार्जन करने हो, तो नाटककार वह भी करता है। तो यह जो अपने लिखे, हाँ, मगर जावेद साहब क्या ऐसा बहुत कम देखा गया है कि उन्होंने किया हो क्योंकि वो पहला ड्राफ्ट जो आता है जब आता है तो जो वो नाटक लिख कर देते हैं वो ऑलरेडी 4 बार उन्होंने रिवाइज किया होता है और नाटक की जो खूबसूरती है वो इस बात में भी है कि दर्शक बदलते हैं तो वो नाटक नया हो जाता है। हाँ, एक बिल्कुल, नाटक हर हर प्रदर्शन को नया प्रदर्शन उसके दर्शक बनाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी आपका बात है। हाँ, अनुभव नया हो जाता है। तो वो एक फ़िल्म में एक बार बन गया तो अब वो पूरी दुनिया में उसी तरह से देखी जाएगी। वो उसका गुण भी है और उसका बहुत बड़ा डिफेक्ट भी है कि वो एक बार हो गई तो बस। अब आपको नई रचना रचनी है तो ही आप उससे आगे की बात कर पाएँगे जो आपने उस फ़िल्म में की। जी, नाटक में ये संभावना रहती है जैसा आपने कहा कि आप उसपे तरमीम करें। लेकिन हर चीज़ का अपना एक जिसे कहना चाहिए ऐतिहासिक महत्व होता है। तो तुम्हारी अमृता जब 91-92 में लिखा गया था, तो उस वक़्त के परिप्रेक्ष्य से उन्होंने लिखा था जो करीब 2010 तक लगातार खेला गया वो नाटक। अब उसके बाद तुम्हारी अमृता को रिविज़िट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जावेद साहब फिर एक नया नाटक लिखें। वो नाटक अपने ऐतिहासिक समय में आकर एक इतिहास बनकर रह गया। उसको वहाँ पर फ्रीज़ करके उसके आगे की बात अगर करनी है, तो उस नाटक में कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। नया नाटक लिखना पड़ेगा।
क्योंकि समय जी बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, भाषा बदल गई है। या हम एक चलनशील जीवन और दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ चीजें बदलती हैं। तो नाटक की समस्या यही है कि अब जो मोहन राकेश लिख गए आधे अधूरे, तो वो क्लासिक के दर्जे में आ जाता है, तो उसको हम अब क्लासिक की तरह खेलते हैं। वैसे ही तुम्हारी अमृता भी एक क्लासिक के तौर पर खेला जाएगा, जब भी खेला जाएगा। उसकी ऐतिहासिकता उसके उस काल से जुड़ी होगी जिसमें वो लिखा गया है। उसके आगे की बात करने के लिए वो फॉर्मेट, अब चिट्ठियां उतनी रेलेवेंट है नहीं जितनी पहले होती थी। अब आखिरी खत आपने कब लिखा था आपको भी नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद है। हम नोट लिखते हैं, वरना व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, या हम ईमेल करते हैं। तो वो जो चिट्ठियां लिखने की एक पूरी खूबसूरत परंपरा थी हमारे यहाँ, जिसमें बहुत सारे बड़े लेखकों की चिट्ठियां भी हमने पढ़ी हैं, जिसमें गालिब भी हैं, फैज भी हैं, जिससे और शायर लेखक हैं। तो वो मुक्तिबोध हैं, नेमी जी हैं, इनकी चिट्ठियां हैं, अज्ञे जी की चिट्ठियां हैं, कुंवर नारायण साहब की चिट्ठियां हैं। तो वो चिट्ठियां भी लेखकों के बारे में कुछ ना कुछ हमें नया दे जाती हैं जब हम पढ़ते हैं। तो चिट्ठियां, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज चिट्ठियों का दौर लगभग खत्म हो गया। तो आज हम मोबाइल की दुनिया में रह रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि तरमीम तो आप कर सकते हैं नाटक में, लेकिन तरमीम करने की जरूरत इसलिए भी नहीं होती कि वो एक ऐतिहासिक काल के साथ जुड़कर नाटक अपनी एक ऐतिहासिकता रखता है, उसको हम सब पूरी दुनिया में मानते हैं। उसको अडेप्ट करने के दिन अभी नहीं आए हैं। अब जब अडेप्ट करने का काल आएगा तो उसका रूप बदलेगा, उसका फॉर्म बदलेगा। वो एक अलग बहस है। लेकिन जावेद साहब के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये पता है कि वो अपने नाटक को रिवाइज करने के बजाय नया नाटक लिखना ज्यादा पसंद करें। जी। एक चीज और, अभी यह सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुआ, क्योंकि जी आप तो सक्रिय रंगकर्मी हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं, और ऐसे कई बार इस तरह की चर्चा होती है। अगर हम हिंदी रंगमंच की बात करें, कि हिंदी रंगमंच जो क्लासिक नाटक हैं जिनकी आपने चर्चा की, और संस्कृत के नाटक हो या मोहन राकेश हो या धर्मवीर भारती हो या तमाम लोग, जी लेकिन जो आजकल बाद के जो नाटक खेले गए, सुरेंद्र वर्मा जी को भी हम अगर ले लें, उसके बाद भी नाटक लिखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मराठी में या दूसरी भाषाओं में वर्तमान लिखे जा रहे नाटकों का भी जिस तरह से मंचन होता है, हिंदी में उस तरह से मंचन नहीं हो रहा है। इसलिए हम अनुवाद, संस्कृत और हिंदी के जो कुछ नाटककार हैं, उन नाटकों तक ही सीमित रहते हैं। कारण तो उसका उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लेखक को कुछ देते नहीं। हिंदी का नाटककार आपके लिए नाटक क्यों लिखे? सुरेंद्र वर्मा जी नया नाटक लिखेंगे तो अपनी खुशी के लिए लिखेंगे, या जावेद साहब अपनी खुशी के लिए लिखेंगे। आप, हमारा जो रंगकर्मी है हिंदी का, वो जो थिएटर की सफाई कर्मचारी को भी 500 रुपए दे देता है, लेकिन राइटर को बताता भी नहीं कि वो उसका नाटक खेल रहा है। रॉयल्टी देना तो दूर की बात है। हम अक्सर लेखकों को बताते भी नहीं है कि हम आपका नाटक खेल रहे हैं। वो कहीं छोटे शहरों में खेला जाता है, राइटर्स को पता ही नहीं होता है कि उनका नाटक खेला जा रहा है। और जाहिर है कि आपको मराठी और गुजराती में नए लेखक इसलिए होता है कि आपको एक, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके 1500 शो, 2000 शो होते हैं, तो उससे एक अच्छा खासा मेहनताना हर महीने एक लेखक को मिल जाता है। तो वो नया नाटक लिखने के लिए इंस्पायर्ड भी होता है, उसकी जरूरतें भी पूरी होती हैं। आज हिंदी में पत्रिकाएं भी नहीं है जो आपको किश्तवार पैसे दे दें। पहले धर्मयुग नाम की एक पत्रिका आती थी, तो अमृतलाल नागर जी की नए नॉवेल के उसमें चैप्टर्स आते थे, मुझे याद है, या और दूसरे लेखकों के आते थे, या साप्ताहिक हिंदुस्तान थी। आज वो जगहें हमारे पास कम हो गई हैं। और नाटक, हिंदी में नए नाटकों की कमी की बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लेखकों को उनका ना राइटफुल क्रेडिट देते हैं, ना हम उनको उसका मेहनताना देते हैं। तो लेखकों के पास कोई कारण नहीं है कि आपके लिए नाटक लिखें। दूसरा कारण ये है कि हिंदी का रंगकर्मी पूरी दुनिया के नाटक का अनुवाद खेलकर अपने आप को ज्यादा प्रबुद्ध समझता है। उसको लगता है उसने शेक्सपियर किया है, ब्रेख्त किया है, वो जर्मन नाटककार का नाटक कर रहा है, उसको अडेप्ट कर रहा है। वो ज्यादा ज्यादा क्रिएटिव काम उसको लगता है, क्योंकि उसकी एक इंटरनेशनल
रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू होती है उस काम की, तो वो आदमी उसको करके भी, दूसरा कारण ये भी है। लेकिन बड़ा बड़ा कारण ये है कि हम बहुत से ऐसे सक्सेसफुल नाटक हैं जिसके जावेद साहब को भी पैसे नहीं मिले हैं उन खेले जाने नाटकों वालों की तरफ से, जिसने खूब सारे पैसे कमाए हैं, और नाटककार ने ही कहा हमें मिलता क्या है, जो खेलते हैं नाटक उनका जी हमें तो इसमें कुछ पैसे ही नहीं कमाए हमने, तो हम आपको क्या दें। तो जब आप ये उदासीनता आपकी लेखक की तरफ है, तो लेखक से ये आशा करना कि वो आपके लिए नाटक लिखेगा, क्यों लिखेगा। जी, बस एक दो अपवाद है, मसलन जी यह पाखी का असगर वजाहत विशेषांक है, जी और इसमें भी हम देखते हैं कि एक नाटक, नया नाटक पाकिस्तान में गांधी असगर हाँ जी की ओर से लिखा गया है, और यह पूरा नाटक आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो कुछ जी एक नाटककार हैं जो इन सबों से बेपरवाह होकर, जो आपने बात कही, अपने इंस्टिंक्ट से काम कर रहे हैं। जावेद अपने साहब भी। जी अपने कारणों से लिखते हैं हाँ। उसमें। अ, ये कोई वो नहीं होता कि नाटककार, और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि नाटककार के लिखे नाटक को तोड़ मरोड़ के डायरेक्टर ने अपने, कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा इंटरप्रेट करता हूँ, उसको अपनी तरह से किया है। वो भी एक पहलू है जिस पर हम लोग कम चर्चा करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो संवाद एक लेखक और नाटक के निर्देशक और के बीच होना चाहिए, उसकी परंपरा हमारे यहाँ हिंदी में नहीं है। ये बहुत दुख की बात मित्रों, बातचीत काफी हो गई, और एक चित्र हम देख रहे हैं जो मैं एक बार यहां पर लाता हूं, उसके बाद उस चित्र के बारे में बात करें। आज के इस कार्यक्रम के कार्ड पर भी यह चित्र है, जिस बड़े परिवार की बात कर रहे थे सलीम आरिफ जी। तो इस चित्र के बारे में कुछ दो शब्द कहें। बड़ा प्यारा चित्र, ये सलीम आरिफ, लुबना जी, ये गुलजार साहब और जावेद साहब। ये कच्चे लम्हे के शो के बाद का चित्र है। गुलजार साहब देखने आए थे नाटक, और उसके बाद ये चित्र किसी ने खींचा था और हमको भेजा था। उसमें रुबना है, हमें, गुलजार साहब, जावेद साहब, ये चारों लोग। और जाहिर है कि ये चारों लोग हमारा जो नाट्य ग्रुप है SAPPL के नाम से, तो ये उसके कर्णाधार अपनी अपनी तरह से हैं, और उसका गुलजार साहब भी उसका उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना जावेद साहब हैं, और लुबना भी हैं, और मैं तो हूँ ही। तो हम चारों, एक तरह से देखा जाए तो हमारे नाट्यकर्म के ये चार पिलर है जिस पर वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है। वाह, और बहुत ही याद, खूबसूरत चित्र है। इसकी पूरी, मुझे ये तस्वीर इसलिए अच्छी लगती है कि ये बड़ी, इसकी जो देखकर जो मन में एक एक मुस्कुराहट अपने आप आती है, जो इस तस्वीर का बहुत सुंदर पहलू है। जी बिल्कुल। और मित्रों, हम लोग इस बातचीत को अब समाप्त करेंगे, मगर इसके पूर्व एक वीडियो फाइल जो आज के ही उस कार्यक्रम, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के चित्रों पर आधारित वीडियो फाइल है, जिसे हम लोग देख लें और फिर हम लोग इस बातचीत को समाप्त करेंगे। यह बहुत मित्रों, धन्यवाद। जी आधा मिनट और रुक जाएं। यह मित्रों आज का चित्र है, जिसमें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आज हुआ, और जहां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जावेद सिद्दीकी जी को दिया गया। ये वही चित्र है। यह खास तौर से उन मित्रों के लिए जो अभी कुछ देर पूर्व ही हमसे जुड़ पाए। और इस तरह से जावेद सिद्दीकी जी पर केंद्रित यह 5वीं कड़ी आप सभी लोगों की अनुमति से यहीं समाप्त करते हैं। सलीम आरिफ जी, आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुक्रिया।